नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है खबर दिन भर का। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मुरादाबाद से बीजेपी उम्मीदवार कुंवर सर्वरेश सिंह की मृत्यु हो गई। बता दें कि शुक्रवार को मतदान के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां उनका निधन हो गया। आपको बता दें कि वो काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। बताया यह भी गया है कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। मुरादाबाद सीट पर शुक्रवार को ही मतदान हुआ था और 4 अप्रैल को काउंटिंग होनी है। सर्वरेश सिंह के निधन के बाद मुरादाबाद में शोक की लहर है। बात करेंगे अगली खबर की। अमला लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी आबिद अली का एक सेट पर्चा खारिज हो गया। बता दें कि जिसके बाद बीएसपी प्रत्याशी सैयद अब्बास का पर्चा अप्रूव हो गया था। दरअसल रिटर्निंग ऑफिसर सीडीओ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मायावती से बात की, जिसके बाद आबिद अली को भाजपा का अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया। तो आपको बता दें कि आबिद अली हैं जो भाजपा अधिकृत प्रत्याशी बनाए गए हैं। सीडीओ ऑफिसर्स ने मायावती से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया। बात करेंगे अगली खबर की। महाराष्ट्र के नांदेड़ में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शहजादे को वायनाड में संकट दिख रहा है। जैसे उन्होंने अमेठी छोड़ा, वैसे ही वायनाड छोड़ेंगे। राहुल पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि शहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे ही 26 अप्रैल को वहां वोटिंग पूरी हो जाएगी, ये शहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि ये लोग जो भी दावे करें, लेकिन सच्चाई यही है कि चुनाव की घोषणा होने से पहले ही कांग्रेस नेता अपनी हार मान चुके हैं। पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ है। मैं वोटिंग करने वाले सभी लोगों को और विशेषकर हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। मतदान के बाद अलग अलग लोगों ने बूथ लेवल तक का जो एनालिसिस किया और जो जानकारियां मिल रही है, उसे विश्वास पक्का हो रहा है कि पहले चरण में एनडीए के पक्ष में एक तरफा मतदान हुआ है। कांग्रेस के जो शहजादे हैं, उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। शहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनके अलायंस के साथी भी एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। कल आपने उनके एक साथी केरल के मुख्यमंत्री ने जो शहजादे को सुनाई है, मैं भी कभी ऐसी भाषा नहीं बोलता हूं, ऐसी भाषा बोली है उन्होंने साथी को। ये हाल है उनका। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। अभी तो
हमारा बहुत समय कांग्रेस के गड्ढों को भरने में गया है। अगले 5 वर्षों में हमें मराठावाड़ और महाराष्ट्र को बहुत आगे लेकर जाना है। साथियों, नांदेड़ की ये धरती सिख गुरुओं के चरणों से पवित्र हुई और मैं राजनीतिक क्षेत्र के सभी दल के कार्यकर्ताओं को कहूंगा, भले आपको लगता हो आज कि भाई अब चुनाव हारने वाले क्यों मेहनत करें, मैं उनको भी कहता हूं, लोकतंत्र के लिए मेहनत कीजिए। अरे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, अरे कभी तो मौका आएगा। ऐसे निराश हो गए क्या बैठ गए हो? राजस्थान के राजसमंद लोकसभा क्षेत्र में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि जनता जनार्दन राष्ट्र प्रथम संकल्प के साथ फिर मोदी सरकार बनाने के लिए जुट गई है। संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि पहले हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ होता था, आज आस्था का सम्मान होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में बदलते भारत को देखा है। कांग्रेस आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे, आज विदेश में भारतीयों का सम्मान होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि आतंकवाद नक्सलवाद पर लगाम लगाया है, देश में तेजी के साथ विकास हो रहा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। जैसा नाथ जी की मंडी के महंत योगी नारायण नाथ जी भारी संख्या में उपस्थित, राजसमंद से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, इस पावन धरा को बारंबार नमन करता हूं। ये वीरों की भूमि है, भक्ति और शक्ति का अद्भुत समन्वय इस धरती में देखने को मिलता है और भक्ति और शक्ति का यह समन्वय ही हम सब की धमनियों में राष्ट्रभक्ति की एक नई ज्वाल पैदा करती, एक नया ज्वार पैदा करती है। बहनों और भाइयों, बप्पा रावल की वीरता से लेकर के महाराणा प्रताप के स्वदेश और स्वाभिमान के उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए आज भी पूरा देश गौरव की अनुभूति करता है। जब राजस्थान अंगड़ाई लेता है तो उसकी गूंज पूरे देश के अंदर सुनाई देती है और इसी गूंज का एहसास कराने के लिए आज मुझे आपके बीच में आना पड़ा है। आप तो एक विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। एक विरासत जो मेवाड़ और मेड़ता को आपस में जोड़ता है, एक वह विरासत जो राष्ट्रभक्ति के साथ महाराणा प्रताप के संबंधों का हम सबको एहसास कराता है, और एक वह विरासत जो कृष्ण की भक्ति में लीन मीराबाई को वृंदावन के साथ जोड़ करके राजस्थान और उत्तर प्रदेश के संबंधों को और मजबूत करता है। मेरे संबंध तो और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हमारे पूर्वज इसी राजस्थान से गए थे। जैसे मुझे बताया गया कि कागरवा घराना, मेरे पूज्य दादा गुरु महंत दिग्विजयनाथ जी, वो यही इसी मेवाड़ की धरती से गोरखपुर आए थे और गोरखपुर के बाद फिर वहां से उन्होंने राष्ट्रवाद का जो अलग जगाया, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य हम सबके सामने हुआ है। बहनों और भाइयों, मैं आप सबको इसीलिए इस बात का एहसास करा रहा हूं। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य न खो करके महाराणा प्रताप लड़ते रहे। उन्होंने स्वदेश और अपने स्वाभिमान के साथ, स्वधर्म के साथ, स्वधर्म को झुकने नहीं दिया था। देश के और मातृभूमि के लिए लड़ते रहे। इसके लिए कष्ट सहना पड़ा था,
इसके लिए उन्हें जंगलों के अंदर भी कुछ दिनों तक रहना पड़ा था, लेकिन अपने जीवन काल में ही सभी दुर्ग और सभी किलों को वापस लेकर के उस समय की सबसे बड़ी ताकत कही जाने वाली अकबर को उन्होंने घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। 4 से 14 तक लगातार 10 वर्ष तक कांग्रेस की सरकार थी। गरीब भूख से मरता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान प्लान करता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी, आतंकवादी कहीं भी आतंकी घटना को अंजाम देता था और कांग्रेस के लोग एक तरफ आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे और दूसरी तरफ गरीब यहां भूखों मरता था। बात करेंगे अब अगली खबर की। अमरोहा में जनसभा का आयोजन हुआ जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा मुखिया अखिलेश यादव शामिल हुए। आपको बता दें कि कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि सरकार बनने पर महालक्ष्मी योजना लागू की जाएगी, तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि पहले चरण के चुनाव में भाजपा की हवा निकल गई है। सुनिए। अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो ओबीसी अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। इसे कहता हूं, अगर हिंदुस्तान की सरकार बजट में 100 रुपए खर्च करती है, ओबीसी अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। दलित अफसर 100 रुपए में से 1 रुपया और आदिवासी अफसर 100 रुपए में से 10 पैसा। इन सबको जोड़ो, आपकी आबादी 73% है। 73% लोग से 6 रुपया 10 पैसा का निर्णय लेते हैं। आपको लग रहा है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, मगर कितना और कैसा अन्याय हो रहा है वो आपको बात समझ नहीं आ रही। वो आज मैंने आपके सामने रखी है। अब आप कहोगे राहुल गांधी ने समस्या तो बता दी मगर इलाज नहीं बताया। हम फंसे पड़े हुए हैं, 100 रुपए में से 6 रुपए का निर्णय हम ले रहे हैं, सरकार में भागीदारी नहीं है। राहुल गांधी ने मूड खराब कर दिया, हमें सच्चाई बता दी और फिर सुझाव नहीं दिया। मैं सबसे पहले इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे गठबंधन के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। ये चुनाव 2024 का चुनाव और इस जगह पर दिखाई दे रहा है कि ऐतिहासिक वोटों से दानिश अली जीत करके जा रहे हैं। इधर पहले चरण का चुनाव हमने आपने सबने देखा और मैंने हर कार्यक्रम में हर सभा में ये कहा कि इस बार पश्चिम की हवा जो चलेगी वो भारतीय जनता पार्टी का न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश में सफाया करेगी। और कली जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पहले चरण में पलट दिया। जो लोग कहते थे कि उनकी फिल्म चल नहीं रही है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं, पहले दिन ही पहला शो भारतीय जनता पार्टी का फ्लॉप रहा। उनकी कहानी को सुनना नहीं चाहता, उनके घिसे पिटे डायलॉग अब जनता के बीच, उनकी सब खिड़कियां खाली हैं।
फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बता दें कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने आज एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला। आपको बता दें कि संजय सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू पर भी सवाल उठाए। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि गृह मंत्री ने बीजेपी के ऊपर लगे आरोपों को छिपाने का प्रयास किया है, जिसके बाद सभी तथ्य सामने आ गए। उन तथ्यों को नकारने का काम किया गया है। छब्बीस अप्रैल 2023 जब शरद चंद्र रेड्डी को 6 महीने हो जाते हैं, तब वो अचानक पलटी मारता है और 26 अप्रैल 2023 को वो बयान देता है कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत का कुछ हिस्सा, जिस बात को 20 जनवरी 2023 को इनकार कर रहा है, 26 अप्रैल 2023 को कह रहा है 100 करोड़ रुपए का रिश्वत का कुछ हिस्सा देने के लिए मैं एग्री किया था, मैंने सहमति दी थी। और इस बीच क्या होता है कि उसकी बेल जो है वो 20 जनवरी 2023 को रिजेक्ट हो जाती है ईडी के विरोध के बाद। जब वो मना करता है कि उसने कोई रिश्वत नहीं दी, तो ईडी उसके बेल का विरोध करती है और उसकी बेल लोअर कोर्ट से रिजेक्ट हो जाती है। अब 8 मई 2023 को यही शख्स हाई कोर्ट पहुंचता है और हाई कोर्ट में कहता है, 26 अप्रैल को सुन लीजिएगा, याद कीजिएगा, 26 अप्रैल 2023 को उसने कह दिया, हां कुछ हिस्सा हमने रिश्वत की देने की सहमति दी थी, 100 करोड़ की रिश्वत के कुछ हिस्से को हमने भी देने की सहमति की थी। 26 अप्रैल को यह कहता है और 8 मई 2023 को जब दिल्ली हाई कोर्ट में वो अपनी इंटरिम बेल फाइल करता है और कहता है, एक तरफ सत्येंद्र जैन की इंटरिम बेल फाइल होती है, उनकी सर्जरी करानी होती है, 26-28 किलो वजन कम हो जाता है, उसका जमकर ईडी विरोध करती है, आप सबको पता है। लेकिन इतनी बड़ी बीमारी इसको हो जाती है 8 मई 2023 को कि ईडी उसकी बीमारी के एप्लीकेशन का विरोध नहीं कर पाती। अब आप सुनिए कितनी बड़ी बीमारी हो गई इसको। 8 मई 2023 को अचानक उसको एक इतनी बड़ी बीमारी हो जाती है जिसकी बीमारी का ईडी विरोध नहीं करती, और वो बीमारी है कमर दर्द। कमर दर्द, आप लोग भी कभी जेल जाइएगा तो याद रखिएगा, कमर दर्द के नाम पे आपको बेल मिल सकती है, सर्जरी के नाम पे नहीं मिलेगी, लेकिन कमर दर्द के नाम पे मिल सकती। कमर दर्द के नाम पे उसको बेल मिल जाती है। 8 मई को उसको बेल मिलती है 2023 में, और 2 जून 2023 को वो सरकारी गवाह बन जाता है। 2 जून 2023 को वो सरकारी गवाह बन जाता है और उसके बाद वो 50 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदा देता है। 50 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदा देता है। और कल गृह मंत्री जी पूरे देश के सामने झूठ बोल रहे हैं, एक राष्ट्रीय टीवी चैनल पे बैठकर कह रहे हैं, अरे भाई अगर उसने हमारी मध्य प्रदेश यूनिट को चंदा दिया है, अगर वो आरोपी था तो उसको चंदा नहीं देना चाहिए था। कहते हैं कुछ कर गुजरने की तमन्ना अगर दिल में हो तो आपके लिए रास्ते खुल जाते हैं और आपके अपने कदम खुद बढ़ने लगते हैं और रास्ते बनते जाते हैं। यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की परीक्षा परिणाम घोषित हो गए। संभल जिले के सुदर्शन कुमार ने इंटरमीडिएट की परीक्षा में 96.40% अंक हासिल कर जिले में टॉप किया। आपको बता दें कि जिला टॉपर सुदर्शन कुमार का सपना एएसआई बनना है। साथ ही आपको बता दें कि सुदर्शन कुमार के पिता जूते चप्पल बेचने का काम करते हैं और ऐसे में
उनकी इस सफलता से परिवार में खुशी का माहौल है और बधाई देने वालों के लिए उनके शुभचिंतकों का घर पर आना जाना लगातार जारी है। इसी बीच इंडिया वॉइस के संवाददाता सतीश सिंह ने खास बातचीत की, सुनिए। मैं नरेंद्र कुमार, मैं प्रधानाचार्य चंदोसी इंटर कॉलेज चंदोसी। हमारे बच्चे सुदर्शन कुमार आपके सामने हैं। इन्होंने पूरे प्रदेश में 8वां स्थान प्राप्त किया है इंटरमीडिएट में। और मैं ये बताना चाहूँगा, इस बच्चे ने 2022 में भी जिला टॉपर बच्चा है संभल का ये, और बहुत मेहनती बच्चे हैं ये, रेगुलर स्टूडेंट हैं, रोज स्कूल में आते थे ये, और बहुत ही जेंटल और पढ़ाई के प्रति पूरी तरह समर्पित। मेरे कार्यकाल में जब भी मैं प्रधानाचार्य रहा हूँ तो टॉप 10 की सूची में और मंडल की सूची में हमेशा 2-3 छात्र हमेशा आए। बच्चों के लिए यही संदेश है कि अच्छा विद्यार्थी वही होता है जो अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का सम्मान करता हो, और जो भी आजकल के जो नौजवानों में बुराइयां हैं वो उसमें ना हो, और पढ़ाई के प्रति पूरी तरह समर्पित हो। आज हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें एक बच्चे ने 8वां स्थान, सुदर्शन जो हमारे साथ हैं, उन्होंने टॉपर किया गया है। तो हम उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कैसे कि उन्होंने टॉपर किया गया, क्योंकि इन्होंने हाई स्कूल में भी यहाँ पर टॉपर किया गया था। तो बहुत खुशियाँ मना रहे हैं उनके परिवार वाले, और हमसे बात करनी है। तो समझिए आपने आज टॉपर किया गया है, तो कैसे नहीं होता बताइए। बहुत खुशी है मुझे, मेरे परिवार को भी बहुत खुशी है, अच्छा लग रहा है, जो मैंने सोचा था वो हुआ। तो कितने घंटे पढ़ाई करते हो? मैं डेली 7 से 8 घंटा पढ़ा करता था। कितने नंबर आएंगे आपको? मेरे 482 नंबर है 500 में से, 96.4%। कितना, कौन सा स्थान टॉपर किया आपने? मेरा प्रदेश में 8th रैंक है और डिस्ट्रिक्ट में 1st रैंक है। तो आप जो जिस तरीक़ा से पढ़ाई करते थे आपने हाई स्कूल में, और कितने नंबर आए थे आपके? मेरे हाई स्कूल में डिस्ट्रिक्ट में 1st रैंक थी, 93.5% थी। अब इंटर में? इंटर में 96.4%, प्रदेश में 8th रैंक। घंटे पढ़ाई करते थे? मैं 7 से 8 घंटा पढ़ा करता था डेली। तो उसके बाद में जो आपके शौक क्या क्या है? गाने सुनना, कभी मूवी देखना भी अच्छा लगता है मेरे लिए, कभी कभी देखता था। मैच कितने घंटे देखते हैं? मैच जब आता था तभी देखा था। इस बार जो 2023 का वर्ल्ड कप था वो देखा था फाइनल, उसमें तो पढ़ाई नहीं की थी लेकिन मैच पूरा देखा था। पापा क्या करते हैं? पिता मेरे जूते चप्पल की दुकान है, जूते चप्पल की दुकान है। और मम्मी क्या करती हैं? मम्मी तो कुछ नहीं करती हैं। और जो भाई बहन है आपको, कितने भाई बहन है आपके? मेरे 3 बड़ी बहनें हैं, एक बड़ा भाई है। एक बड़ा भाई, आप सब में छोटे हो? हाँ मैं तो सब। बड़ा भाई क्या करता है आपका? मेरे बड़े भाई BSc गणित से कर रहे हैं। और बहन क्या कर रही है? मेरी सबसे बड़ी बहन MA पॉलिटिकल साइंस से कर लिया है, और उनसे छोटी बहन टीचर हैं जूनियर में मुजफ्फरपुर, और मेरी छोटी बहन जो है वो MA इंग्लिश लिटरेचर से। तो आप अब आगे क्या तैयारी करना चाहते हैं? आगे मैं JEE मेंस की तैयारी करूंगा, फिर उसके बाद जो मैंने सोचा UPSC उसकी तैयारी करूंगा। उसके बाद तो UPSC मेरा IAS का ड्रीम है कि IAS बनूं। IAS बनने के बाद तो फिर मैं देश के लिए जो। बात करेंगे अगली खबर की। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर अपनी पत्नी अंजलि तेंदुलकर के साथ रांची पहुंचे। यहां उन्होंने फुटबॉल खेलने वाले बच्चों का हौसला बढ़ाया। आपको बता दें कि रांची के विसरा मुंडा एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यह फुटबॉल खेलने वाले जूनियर खिलाड़ियों से प्रोत्साहन के लिए आया हूं, जिसके साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों को खेलता देख बचपन याद आ गया। फिलहाल के लिए खबर दिन भर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।